हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ वाला में। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी जो चैप्टर 5 है वो हम सॉल्व करेंगे। चैप्टर 4 तक के सारे सॉल्यूशंस मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, तो प्ले लिस्ट में जाके अपने सारे आंसर्स आप सॉल्यूशंस देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी टाइम बाद वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस। तो एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशंस स्टार्ट बाय क्वेश्चन नंबर 1। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या, देखिए चैप्टर नंबर 5 का नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यानी यूक्लिड्स ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज में है। सो एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, which of the following statements are true and which are false, give reasons for your answer। so first option true and false क्वेश्चन है, true false। so first option, only one line can pass through a single point। ओनली वन लाइन कैन पास टू सिंगल पॉइंट। तो देखिए, मान लीजिए एक पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है, क्या इससे ओनली वन लाइन ही पास कर सकती है? क्या ये पॉइंट है, इससे वन लाइन ही पास करेगी? इसके अलावा कोई लाइन पास नहीं करेगी क्या? बहुत सारी लाइन है, इन्फिनाइट लाइन है, इतनी सारी लाइन आप एक ही पॉइंट से पास होते हुए, यानी एक ही पॉइंट से इन्फिनाइट लाइंस निकलती है। इट मीन्स जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारा फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपके? फॉल्स, तो लिख देना डायरेक्टली फॉल्स। सेकेंड, there are an infinite number of lines which pass through the two distinct points। तो देखिए, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब ये कह रहा है इन दो पॉइंट से इन्फिनाइट लाइन पास करती है, तो मैं मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे। अब मुझे बताइए इसके अलावा कौन सी लाइन है जो इससे पास हो सकती है? अगर मान लीजिए मैं ड्रॉ करूँ, दोनों इस पॉइंट से पास होने, अब ऐसे ड्रॉ कर दिए तो एक पॉइंट से ही पास हो रही, ऐसे ड्रॉ कर दीजिए तो इससे ही पास हो रही। तो इसने कहा ओनली दोनों लाइन दोनों पॉइंट से पास होनी चाहिए, तो दोनों पॉइंट से पास होगी तो ओनली वन लाइन होगी। कितनी लाइन होगी? ओनली वन लाइन, इन्फिनाइट लाइन नहीं होगी। तो ये भी हो जाएगा हमारा फॉल्स। सेकेंड भी फॉल्स। थर्ड ऑप्शन, और टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफिनिटली ऑन बोथ साइड्स। तो कोई भी एक लाइन है, ऐसे एक लाइन है, ये कह रहा है इस लाइन को हम इनडिफिनाइटली प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी इसको इनफिनाइटली इनडिफिनाइटली ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड में इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस लाइन को भी आगे एक्सटेंड कर सकते हो, इस साइड से भी एक्सटेंड कर सकते हो। इट मीन्स ये हमारा हो गया ट्रू, ये हो गया ट्रू, यानी दोनों साइड से इसको इनडेफिनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं हमें लाइन, इस लाइन से। नेक्स्ट फोर्थ, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। अगर दो सर्कल इक्वल है, फोर्थ ऑप्शन, अगर दो सर्कल ऐसे बने हुए इक्वली दिख रहे हैं एकदम से प्रॉपरली, ठीक है, तो बताइए देन देयर रेडियस आर इक्वल। तो जब रेडियस इक्वल होगी उनकी, दोनों की रेडियस, तभी तो वो दोनों इक्वल दिखेंगे। मान लीजिए एक की रेडियस, इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर और सेकेंड के भी 5 सेंटीमीटर है, तभी तो सेम दिखेंगे। अगर मान लीजिए एक की 2 सेंटीमीटर होती है और एक 5 की सेंटीमीटर होती है, तो दोनों सेम थोड़ी दिखते, दोनों की जो साइज है अलग अलग होती। तो इसलिए रेडियस इक्वल होगी तभी तो दोनों इक्वल हो गए। इट मीन्स ये भी हो गया हमारा ट्रू। जो थर्ड है वो भी ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट फिफ्थ, इन फिगर 5.9 इफ ए बी इक्वल पी क्यू, जो ए बी लाइन है वो इक्वल है पी क्यू के, एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इक्वल एक्स वाई। यस, मान लीजिए इसको अगर ऐसे नहीं होता तो आप कोई भी इसकी लेंथ मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी इक्वल पी क्यू है, तो ए बी 5 है तो पी क्यू भी 5 सेंटीमीटर होगी। ओके, उसके बाद कह रहेगा पी क्यू इक्वल एक्स वाई है, जो पी क्यू की लेंथ है वो एक्स वाई के इक्वल है, तो अगर पी क्यू 5 है तो एक्स वाई भी 5 सेंटीमीटर है। फिर इसने कहा ए बी इक्वल एक्स वाई, यानी ए बी की 5 सेंटीमीटर, तो एक्स वाई ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर आ गया, यानी ये भी ट्रू है। इट मीन्स ट्रू, यानी अगर दो लाइंस, ये लाइन इसके इक्वल है और ये लाइन इसके इक्वल है, तो जो ये लाइन हैगी वो भी इसके इक्वल रहेगी हमेशा। तो फिफ्थ भी हो जाएगा, फोर्थ हो गया हमारा ट्रू, फिफ्थ भी ट्रू है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड हो गए फॉल्स, बाकी सारे ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, question number second, give a definition for each of the following terms। are there other terms that need to be defined? first, what are they and how might we find them? तो देखिए ये सारा जो 5 टर्म्स है ये ऑलरेडी आप लोग जानते ही है, इनके बारे में अगर नहीं जानते तो भी बेसिकली यहाँ पे बता देता हूँ, फिर मैं इनके आपको डायरेक्ट आंसर यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। तो देखिए सबसे पहले पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस, देखिए पैरेलल लाइंस, टू लाइन होगी,
जिनके बीच का गैप क्या होगा, हमेशा इक्वल, गैप सेम होना चाहिए। जो बी इन दोनों के लाइन के बीच की डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ऑलवेज सेम, ऑलवेज सेम, यानी उनकी डिस्टेंस सेम होनी होगी, तो वो दोनों लाइंस क्या होगी, आपस में पैरेलल लाइन होगी। नेक्स्ट सेकंड, परपेंडिकुलर लाइंस। सो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइंस इट मीन्स, देखिए ये एक लाइन है और सेकेंड लाइन इसके जस्ट 90 डिग्री पे बनेगी, यानी जो सेकेंड लाइन इसके जस्ट 90 डिग्री पे होगी, तो वो सेकेंड लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे को परपेंडिकुलेट कर रही है। तो ये दोनों ये लाइंस, इस टाइप की लाइंस क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, यानी जो 90 डिग्री के एंगल पे निकलेगी। एक लाइन ऐसे जाएगी, सेकेंड लाइन उसके 90 डिग्री पे निकलेगी, तो ये वाली लाइन हो जाएगी हमारे परपेंडिकुलर लाइन। थर्ड है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, 2 पॉइंट हो गए, उन 2 पॉइंट्स को मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगी वो हो जाएगी, वो हमारा लाइन सेगमेंट। 2 पॉइंट्स को मिलाने पर जो शेप बनेगा वो हो जाएगा हमारा लाइन सेगमेंट। ठीक है, और लाइन विद 2 एंड्स पॉइंट्स, जिसके 2 एंड पॉइंट हो गए, ये एंड पॉइंट है और ये भी एंड पॉइंट है, एट द सेंटर एंड द अदर इट एट एनी पॉइंट ऑफ द लाइन विद 2 एंड्स पॉइंट्स इज अ लाइन सेगमेंट, जिसके टू एंड्स पॉइंट हो गए, एक तो ये एंड पॉइंट है ए और ए सेकंड बी, तो ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होती है, ये हो गया रेडियस, सॉरी सर्कल, ये इसकी सेंटर पॉइंट से लेकर जो इसका पैरामीटर है उसकी डिस्टेंस, यानी वो क्या होगी, सेम। या फिर कह सकते हैं सेकेंड डेफिनेशन, center may be defined as a point inside, so radius of a circle, the line segment with one end point at the center and the other end point at the on the circle। तो रेडियस होगी जिसका एक पॉइंट होगा सेंटर में और दूसरा पॉइंट होगा उसके जो सर्कल पे होगा, जो कहाँ पे होगा, सर्कल पे, तो जो डिस्टेंस होगी उसको क्या कहेंगे, रेडियस। फोर्थ है स्क्वायर। स्क्वायर तो पता ही है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑल साइड्स तो क्या होगी, इक्वल, और सारे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। सारे कौन सा, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, उसको उस शेप को क्या कहेंगे, स्क्वायर। तो ये तो हो गई इसकी एक्सप्लेनेशन। तो अब मैं डायरेक्ट आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ इसका। तो देखिए ऑलरेडी मैंने आंसर आपको यहाँ पे देखिए प्रोवाइड किए हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो एक बार इनको आराम से पढ़ना। ऑलरेडी आपने भी ये चीज़ें पढ़ रखी हैं पहले भी बहुत बार। तो ये रहा आपके आंसर्स, डेफिनेशंस है सारी, पैरेलल लाइंस की, परपेंडिकुलर लाइंस की, लाइन सेगमेंट की, रेडियस एंड सर्कल की एंड स्क्वायर की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। सो टू पोस्टुलेट्स गिवन है, यानी स्टेटमेंट्स गिवन है। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। तो जो फर्स्ट जो पोस्टुलेट्स है उसने जो क्वेश्चन में कह रखा है, फर्स्ट पोस्टुलेट का मीन है 3 पॉइंट्स है, जैसे ए, यहाँ पे हो जाएगा बी, फिर यहाँ पे सी। ठीक है, तीनों ए की जो बिटवीन ए एंड सी है, यानी जो ए बी लाइन्स है उसके बीच में कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट्स है, इट मीन्स तीनों ए की लाइन पे है, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट पोस्टुलेट। उसके बाद देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। उसके बाद सेकेंड कौन सा है, जैसे 3 पॉइंट्स है, ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, जो कि इस लाइन सेगमेंट पे नहीं है। तो ऐसा ही बनेगा, यही सिचुएशन होगी, तभी तो ये लाइन सेगमेंट इस लाइन पे नहीं बनेगा। यानी फर्स्ट जो स्टेटमेंट्स है, पोस्टुलेट्स है, वो कह रहा है कि गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। 2 पॉइंट्स लीजिए, उनके बीच में जो सी पॉइंट्स लेंगे, अगर उस लाइन को मिलाओगे तो सी पॉइंट उसके बीच में आएगा। फिर उसने कहा कि 2 पॉइंट्स लीजिए और तीनों होने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट, यानी तीनों जो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, तो दोनों तीनों एक लाइन पे नहीं होंगे, तो यही सिचुएशन होगी, इसके अलावा कोई सिचुएशन नहीं होगी कि तीनों एक लाइन पे नहीं होंगे। अगर हम ए एंड सी को मिलाएंगे तो बी पॉइंट इस पे नहीं होगा, अगर सी एंड बी को हम मिलाएंगे तो ए पॉइंट नहीं होगा, यानी तीनों में से एक पॉइंट अगर डिस्टिंक्ट है, यानी दूसरी तरफ है, अलग अलग साइड, बीच में नहीं आ रहा है, तो वो इस पे भी नहीं आएगा। तो ये दोनों पोस्टुलेट्स है जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिए। फिर इसने कहा डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। तो देखिए ये दोनों जो पोस्टुलेट्स है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मीन
तो हम कह सकते हैं इन पोस्टुलेट्स फर्स्ट एंड बिटवीन ए एंड बी रिमेन्स द अनडिफाइंड टर्म्स विच अपीयर्स टू आवर जियोमेट्रिक इंटीग्रेशन। तो जो इनके बीच में जो टर्म्स है, एक तो आ रही है टर्म्स कौन सी आ रही है, पॉइंट, जो कि इसने एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि बीच में एक टर्म्स आ रही है पॉइंट और एक आ रही है लाइन। इसने ओनली बताया कि 3 पॉइंट्स है, 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है जिनके बीच में जो तीनों एक ही लाइन पे होंगे, तब कब होंगे जब उन तीनों के तीनों एक ही लाइन पे होंगे। तो इसने लाइन के बारे में नहीं बताया और पॉइंट के बारे में नहीं बताया, तो हम कहेंगे यस। डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, तो हम कहेंगे यस। ठीक है, इसका मैं आंसर आपको कंप्लीटली प्रोवाइड कर देता हूँ, ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ठीक है, तो जो फर्स्ट एंड सेकंड जो पोस्टुलेट्स है इसका मीन मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये बताना चाह रहे हैं। और इसने ना पॉइंट के बारे में बताया ऐसा कि कोई पॉइंट है, थर्ड पॉइंट होना चाहिए, और लाइन के बारे में भी इसने डिफाइन नहीं किया है। फिर इसने कहा आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, तो हम कहेंगे द पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट, दे डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। यानी इसने जो ये पोस्टुलेट्स बताया ये राइट है, यानी अगर ये सिचुएशन होगी तब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो गए, और अगर ये सिचुएशन होगी तब 2 पॉइंट ही एक लाइन पे हो गए, थर्ड पॉइंट इस लाइन पे नहीं होगा। इट मीन्स पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, तो हम कहेंगे नो, ये यूक्लिड के जो पोस्टुलेट्स है उसको फॉलो नहीं करता। जो यूक्लिड का जो 5 पोस्टुलेट्स है उसमें से थोड़ी है ये। आप यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट्स पढ़ना जिसमें से ये वाला टर्म्स नहीं है। ये है यूक्लिड के एक्सियम्स है। क्या है? यूक्लिड्स के एक्सियम्स। So there have to be at least 3 points, so हम कहेंगे these postulates do not follow from Euclid's postulates, however they follow from the axiom of Euclid's axiom को ये follow करता है। कौन से यूक्लिड एक्सियम्स है जिसको फॉलो करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे आंसर कंप्लीटली बता दूंगा। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ओनली जो स्टेटमेंट है उनको हमें प्रूफ करना है कि वो यूक्लिड के पोस्टुलेट्स को बता रहे हैं या अदर्स को बता रहे हैं। तो ये यूक्लिड के पोस्टुलेट नहीं, यूक्लिड के एक्सियम को बता रहे हैं, बस यही है इसका। ठीक है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ डायरेक्ट। देखिए, तो देखिए ये रहा इसका आंसर जो कि ऑलरेडी टाइप है। ठीक है, तो एक बार आप आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ना। देखिए, इन पोस्टुलेट फर्स्ट एंड सेकंड बिटवीन ए एंड बी रिमेन्स एन अनडिफाइंड टर्म विच अपीयर्स टू आवर जियोमेट्रिक इंट्यूशंस, यानी इनके बीच में अनडिफाइंड टर्म्स है जो कि एक तो पॉइंट्स है अनडिफाइंड और एक लाइन है अनडिफाइंड। द postulates आर कंसिस्टेंट, पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट है। दे डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे पे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है, यानी दोनों सेपरेटली ट्रू है और अलग अलग है। बोथ ऑफ दीज पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, जो ये दोनों पोस्टुलेट है वो यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं, यानी उसमें से नहीं है। दे फॉलो फ्रॉम द एक्सियम बिटवीन एक्सियम गिवन बिलो, ये यूक्लिड के एक्सियम को फॉलो करता है। और कौन से जो यूक्लिड के एक्सियम है उनको फॉलो करते हैं, ये दोनों यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन दोनों में से ये फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आप लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल बी सी। तो देखिए 3 पॉइंट्स है, मान लीजिए ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी से लाइन सेगमेंट बना हुआ है, और जो सी पॉइंट है लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, इन दोनों के बीच में आ रहा है सी पॉइंट, तो यहाँ पे आ गया सी पॉइंट। ओके, सच दैट सी पॉइंट कैसा है, ए सी इक्वल बी सी, जो ए सी ए टू लेके सी तक डिस्टेंस है वो इक्वल है जो लेंथ है सी से लेके बी तक, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल है। देन प्रूव दैट ए सी इक्वल हाफ ए बी, जो ए सी डिस्टेंस है वो इस पूरी जो ए बी है उसकी हाफ है, हाफ ऑफ ए बी, यानी उसके हाफ है। जैसे मान लीजिए अगर ए बी की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, ए बी टोटल 10 सेंटीमीटर है, तो ए सी उसका हाफ है, इट मीन्स 5 सेंटीमीटर। ये हमें ऐसे प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, वेरी इजी। देखिए हमें गिवन क्या है, पहले तो गिवन है हमें ए सी इक्वल बी सी, जो ए सी लेंथ है वो बी सी के लेंथ के इक्वल है। मान लीजिए अगर ये 5 सेंटीमीटर थी तो ये भी कितनी होती, 5 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल है। इसका मीन क्या है, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो देखिए ए सी इक्वल बी सी गिवन है। ऑल्सो हम क्या करेंगे, जो ए बी लेंथ है, ए बी लेंथ हमें कैसे मिला, हमें प्रूफ करना है ए सी इक्वल हाफ ए बी, एक ए सी इक्वल हाफ ए बी प्रूफ करना है। तो हमें पता है ए बी, जो ए बी लेंथ है वो किससे मिलके बनी है, जो ए बी लेंथ है वो किससे मिलके बनी है, ए सी प्लस बी सी को ऐड करोगे तभी बनेगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस
और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, इनको ऐड करोगे तभी तो ये कंप्लीट हमारे डिस्टेंस बनेगी। यानी ए बी किससे मिलके बना है, ए सी प्लस बी सी से। ए बी किससे मिलके बना है, ए सी प्लस बी सी से। अब हमें गिवन है ए सी है जो बी सी के इक्वल है, यानी जो बी सी लेंथ है वो ए सी के इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए बी इक्वल ए सी प्लस अगेन ए सी लिख सकता हूँ, ए सी प्लस ए सी लिख सकता हूँ। मान लीजिए अगर ये 5 थी और ये भी 5 है, दोनों में से कोई भी डिस्टेंस देखो, बात तो एक ही है। तो ए सी प्लस बी सी की जगह भी मैं ए सी लिख रहा हूँ, डिस्टेंस तो सेम है और गिवन भी हमें ए सी इक्वल बी सी, तो बी सी की जगह ए सी लिख दिया। तो ए बी इक्वल हमारे पास कितना आ गया, ए सी प्लस ए सी ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 ए सी। यानी 5 प्लस 5 करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 यानी 10 बनेगा, 5 प्लस 5 10। ठीक है, ये तो ऐसे एग्जाम्पल से बता रहा हूँ ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। तो फाइनली हमें क्या चाहिए था, ए सी इक्वल हाफ ए बी चाहिए था। तो ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ए सी इक्वल क्या हो जाएगा, ये रहा ए सी, और ये मल्टीप्लाई में 2 इधर रहेगा तो डिवाइड में चला जाएगा ना, ए बी अपॉन 2 हो जाएगा। इसको ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी इक्वल हाफ ए बी या ए बी अपॉन 2। ए बी अपॉन 2 इट मीन्स मल्टीप्लाई में, यानी हाफ ए बी, एक ही बात है दोनों। तो ये हमने प्रूफ कर लिया, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी। जो क्वेश्चन 4 है इसमें जो सी पॉइंट है वो मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट होगा तभी तो ये दोनों लेंथ इक्वल होगी। ये लाइन है, अब ये भी 5 है और ये भी 5 है, कब बनेगी, जब ये बीच वाला पॉइंट ये मिड में होगा। ये पॉइंट क्या होगा इसका, मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट होगा तभी तो ये ट्रू होगा कि ये दोनों लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, तो ये हमें ऑलरेडी प्रूफ कर लिया इसमें। सो प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमें प्रूफ करना है कि जो कोई भी लाइन सेगमेंट है उसका ओनली वन मिड पॉइंट होता है। जैसे कोई भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, हर एक का वन मिड पॉइंट होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ऐसा नहीं है कि उसके एक से ज्यादा मिड पॉइंट होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमें वो प्रूफ करना है कि उसका एक मिड पॉइंट ही होगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए हमको क्या करना है, एक लाइन हमें क्या करना है, एक लाइन है, जैसे लेट क्वेश्चन है, इसका आंसर लिख रहा हूं मैं, लेट देयर बी टू सच मिड पॉइंट्स। हम क्या कहेंगे, इसने कहा एक मिड पॉइंट होता है, लेकिन हम उसको क्या मानेंगे, मान लीजिए 2 मिड पॉइंट है, हम मानेंगे क्या मानेंगे उसके, 2 मिड पॉइंट, सच मिड पॉइंट्स सी एंड डी। जैसे कोई लाइन है ए एंड बी, हम उसके 2 मिड पॉइंट मानेंगे, एक तो सी और एक डी। ठीक है, होता नहीं लेकिन हमें इसको मानना है कि 2 उसके मिड पॉइंट है। फिर क्या करना है, देन फ्रॉम अबव थ्योरम। उसके बाद जो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 4 में थ्योरम थी, थ्योरम क्या थी, जो ए बी है, सॉरी हाँ, जो ए सी है वो हाफ ऑफ ए बी है। जो ए सी है ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 से हमने प्रूफ किया था, ए सी इक्वल होती है हाफ ऑफ ए बी के। ठीक है, तो इसी बेस्ड पे हम क्या लिखेंगे, ए सी इक्वल हाफ ऑफ ए बी है। जो ए सी है वो हाफ ऑफ ए बी है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जो हमारी डिस्टेंस है कौन सी, ए डी, जो ए डी डिस्टेंस है वो भी होगी किसके, हाफ ऑफ ए बी के इक्वल होगी। अगर मिड पॉइंट मान रहे हैं हम दो, तो दोनों मिड पॉइंट कब इक्वल हो गए, जब दोनों की डिस्टेंस भी इक्वल होगी दोनों पॉइंट से। जब ए सी इक्वल भी हाफ ए बी होगा और ए डी इक्वल भी हाफ ए बी होगा, तभी तो ये दोनों इक्वल होगी। अब देखिए ए सी इक्वल भी हाफ ए बी आ रहा है और ए डी इक्वल भी हाफ ए बी आ रहा है, इट मीन्स हम कह सकते हैं ए सी इक्वल ए डी के, ए सी इक्वल है ए डी के। जब ए सी की वैल्यू भी सेम आ रही है, ए डी की वैल्यू भी सेम आ रही है, तो हम कह सकते हैं ए सी इक्वल ए डी। तो ए सी इक्वल ए डी, ए सी इक्वल ए डी कब होगा, बट दिस इज पॉसिबल। ये कब पॉसिबल होगा, ठीक है, ये कब पॉसिबल होगा, जैसे ये लाइन है, सी पॉइंट है ये और मैं डी पॉइंट मान रहा हूँ, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब ये कह रहा है ए सी और ए डी दोनों की लेंथ सेम है। अब दोनों की लेंथ सेम कब होगी, जब ये जो जब दोनों पॉइंट एक ही, जब दोनों एक ही पॉइंट होंगे। अलग अलग हो गए तो मिड पॉइंट कैसे हो गए, दोनों की डिस्टेंस इक्वल कब आएगी, जब दोनों एक ही मिड पॉइंट हो गए, यानी सी और डी दोनों मिड पॉइंट हो गए तभी तो हो गए। तो हम क्या कहेंगे, इफ दिस इज पॉसिबल ओनली इफ डी को इंसिडेंस विद सी। ये कब पॉसिबल होगा, जब जो डी पॉइंट है वो सी पॉइंट पे ही हो, यानी डी और सी दोनों एक ही पॉइंट पे हो, को इंसिडेंस हो, यानी एक दूसरे के ऊपर हो, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे, तभी तो हम सेंटर कहेंगे उसको, डी को इंसिडेंस विद सी। सो कहेंगे सी इज द यूनिक
तो इसलिए हम कहेंगे सी इज द यूनिक एंड सी इज द यूनिक मिड पॉइंट। तो सी ओनली यूनिक पॉइंट होगा और वो पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, यानी एक ही पॉइंट होगा जो मिड पॉइंट होगा। इसका ये आंसर है। जब देखिए हमने मान लिया टू, जब हमने मान लिया टू मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट भी मान लिया और हमने कह दिया ए सी इक्वल है ए डी के, तो कब पॉसिबल होगा, जब डी और सी एक जगह पे होंगे तभी तो ये पॉसिबल होगा। अब ये लाइन है मान लीजिए, अब ये लाइन है, यहाँ पे सी पॉइंट है और मान लीजिए डी पॉइंट है। अब मैं कह रहा हूँ जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ 5 सेंटीमीटर है और फिर यहाँ से लेकर जो इसी पॉइंट से लेकर यहाँ तक की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों एक ही पॉइंट हो गए तभी तो वो इक्वल होगी। इट मीन्स सी और डी दोनों एक जगह पे आएंगे तभी मिड पॉइंट। इट मीन्स हम कह सकते हैं एक लाइन का एक मिड पॉइंट ही होगा, एक लाइन का एक मिड पॉइंट ही होगा। सो every line segment has one and only one midpoint. So every line segment, कोई भी लाइन होगा उसका एक ही मिड पॉइंट, हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। यानी एक से ज्यादा लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट नहीं हो सकते हैं, एक ही मिड पॉइंट होगा। ये हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 5.10 ऑलरेडी ए सी इक्वल बी डी, जो ए सी इक्वल बी डी, यानी जो ए सी लेंथ है वो इक्वल है बी डी के। देन प्रूव दैट ए बी इक्वल सी डी, प्रूफ करना है हमें ए बी इक्वल सी डी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, ए सी इक्वल बी डी गिवन है। तो देखिए वेरी इजी क्वेश्चन है, जो गिवन है उसको फॉलो करते रहिए तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ए सी इक्वल बी डी है, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है ए बी इक्वल सी डी। तो देखिए ए सी इक्वल बी डी, ए सी लेंथ कितनी है, ए टू सी, तो ए सी लेंथ कैसे बनी, ए बी और बी सी को ऐड करा तभी तो ये लेंथ बनी है। तो हम ए सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हो आप। यानी ए सी लेंथ किससे मिलकर बनी, ए बी और बी सी को मिलकर ही बनती है। फिर बी डी लेंथ कैसे बनी है, बी सी प्लस सी डी को मिलकर बनी है। तो दोनों इक्वल है, तो बी सी इक्वल इस साइड में भी इसी, तो इस साइड से बी सी कट हो जाएगा। मान लीजिए इक्वल है, जैसे ये कैसे कट हुआ, 4 + 2 यहाँ पे लिखा हुआ है और इस साइड में लिखा हुआ 2 + 6। तो अगर मान लीजिए 2 को इधर भेजोगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा, या फिर इस 2 को उधर भेजोगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा, यानी आपस में दोनों कटना ही है आप आगे जाके। तो इसलिए अगर दोनों साइड में इक्वल भी है और दोनों साइड सेम है तो बीसी से बीसी कट हो गया, पीछे क्या बचा रिमेनिंग, ए बी और बीच में साइन इक्वल का सी डी। बस यही तो प्रूफ करना हमें, ए बी इक्वल सी डी, बस एक लाइन का आंसर था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। ओके, जैसा क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग करते रहो, आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। why is axiom 5 in the list of Euclid's axiom consider a universal truth? The question is not about the fifth postulate। तो देखिए इसने कहा why is axiom 5, जो यूक्लिड की axiom 5 है वो द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एग्जाम कंसिडर्ड यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कि शाश्वत सत्य, यानी वो हर यूनिवर्सल ट्रूथ के फॉर्मेट में उसको क्यों जाना जाता है। यहाँ पे बात हो रही है किसकी, फिफ्थ पोस्टुलेट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है फिक्स एग्जियम की। तो सबसे पहले फिफ्थ एग्जियम क्या है वो लिख दीजिए। सो यूक्लिड की जो फिफ्थ एग्जियम है, फिफ्थ एग्जियम, तो फिफ्थ एग्जियम क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। तो ये कह रहा है होल इज ऑलवेज कंप्लीट ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। तो ये तो ट्रूथ है, हमें भी पता है ट्रूथ है। कैसे ट्रूथ है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 1 and 1/2 ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका होल नंबर क्या होता है 1, और जो पार्ट है उसका क्या है हाफ। इट मीन्स हम कह सकते हैं 1 ऑलवेज ग्रेटर देन हाफ। ये तो हो गया मैथमेटिकल फॉर्म में। अब जैसे बात करूं मैं नॉर्मल फॉर्म, मान लीजिए एक पिज्जा है, एक तो कंप्लीट पिज्जा है, तो इसको क्या कहेंगे, होल। अब इसमें से एक पार्ट हमें कट करना है, इस पार्ट को एक कट कर लिया, जैसे इसमें से इतना सा छोटा सा पार्ट कट कर लिया, तो हम ये नहीं कह सकते क्या जो होल पार्ट है ग्रेटर देन है इसके पार्ट से। पार्ट तो छोटा सा होता है लेकिन होल क्या होता है, कंप्लीट, ठीक है। ऐसे ऐसे कोई रूम है,
अब ये रूम है, इस रूम की साइज उसके छोटे से पार्ट है, कोई भी इतना सा छोटा सा पार्ट है, तो उससे तो ग्रेटर ही होती, तो इसलिए हम कहेंगे होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। तो ये हर जगह पे अप्लाई होगा, यानी होल मीन कंप्लीट जो पार्ट है वो जो ग्रेटर है उसका हमेशा बड़ा होगा किससे, उसके छोटे से पार्ट से। बस ये हो गया। तो ये इस लाइन को क्या कहेंगे, ये एज ए यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, यानी हर जगह अप्लाई होगी, हर जगह पे आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का एक्सप्लेनेशन। तो ये हो गई हमारा चैप्टर। इसमें एक एक्सरसाइज ये ओनली 5.1, 5.2 पहले थी जो कि सिलेबस से हट गई है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और बताएं कि क्लासरूम में आपके कौन सी एक्सरसाइज चल रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।